हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने रूल समझे थे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये भी देखा था, राइट? हमने रूल्स क्लियर किए कि रूल 1 देखा कि फर्स्ट अगर चेंज करना हो, कि हमें पता है सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर पहले स्टार्टिंग करनी है चेंजेस से, तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे चेंज का? रिपोर्टेड वर्ब से। तो रूल 1 में हमने उसके बारे में ही देखा था कि अगर क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए तो क्या लिखा जाएगा, राइट? अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या लिखेंगे? अगर सिंपल सेंटेंस है तो सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, राइट? सेज टू का टेल्स हो जाएगा, से टू का टेल होगा। और रूल टू में हमने क्या देखा था? लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखे थे, राइट? कि अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल, विल, कैन, मे, टुनाइट, टुमारो, अगर ऐसे वर्ड्स दिए हुए हो और हमें उसे इनडायरेक्ट में करना है, राइट, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो वर्ड्स का क्या हो जाएगा? जैसे शेल का क्या होगा? शुल्ड हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा? वुल्ड हो जाएगा, राइट? ये हमने देखा था। और रूल थर्ड हमने टेंस के रिलेटेड देखा। रूल थर्ड हमने किसका देखा? टेंस का देखा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, अगर जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो इनडायरेक्ट में अगर उसे लेके जाना है, इनडायरेक्ट में अगर वो स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ऐसे हमने टेंसेस के बारे में भी देखा। आज हमें वो सारे रूल्स याद करके एग्जाम्पल सॉल्व करने, राइट? जैसे हमने लास्ट जो टेंसेस समझने के टाइम मतलब रूल थर्ड रूल जो हमने देखा था, उसको समझने के टाइम पे हमने सेंटेंसेस सॉल्व किए थे, राइट? सेंटेंस सॉल्व किए थे, जो नॉर्मल सेंटेंस दिए हुए थे उसका ही हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। क्लियर हुआ? लेकिन एग्जाम में जो है वो पैराग्राफ्स आते हैं। एग्जाम में जो है दो लोगों की कन्वर्सेशन आती है या पैराग्राफ आ जाएगा, तो उसे कैसे किया जाता है वो अभी हमें समझना है, राइट? उससे पहले एक और चीज बता देते हैं कि अब अगर सेंटेंस नहीं आ रहे, सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच, अगर जो सेंटेंस में दी हुई है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो वो इजी रहेगा। लेकिन अगर वही वही सेंटेंस छोड़कर, वो सेंटेंस नहीं दिया है लेकिन ऐसे पैराग्राफ में लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच, और बोला गया है कि अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ये ठीक है कि रीराइट दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि अब ये डायरेक्ट स्पीच का हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे वो हमें देखना है। तो जैसे डायरेक्ट स्पीच अगर सेंटेंस में दी हुई होती है तो वो इजी लगती है। वो क्या लगेगा? इजी लगेगा कि टेंस बदला, राइट, दैट ऐड कर दिया, और टेंस बदला, दैट ऐड किया, राइट, और जो चेंजेस करने थे, वर्ब का चेंज करना था, ये हमने कर दिया, पर्सन भी बदल दिया। ये सारा ना जब अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो इजी लगेगा, लेकिन वही चीज अगर पैराग्राफ में आती है तो थोड़ी वो हार्ड लगती, लेकिन उसे भी इजी बना देंगे। वो थोड़ी हार्ड लगती है, उसे भी इजी बना देंगे। उससे पहले एक और चीज समझे कि अगर एग्जाम में जो पेपर सेटर है वो इतना इजी पैराग्राफ तो रखेगा नहीं कि सेंटेंसेस रख दी और बोला अब इसको रीराइट करो इनडायरेक्ट स्पीच में। वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा ही कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होकर गलती करे। वो ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करेगा ही कि वो स्टूडेंट्स जो है वो वर्ड को एज इट इज डायरेक्ट स्पीच से लेकर इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दे। ऐसे वो वर्ड्स यूज करेगा डायरेक्ट स्पीच में। तो वो वही वर्ड्स हम ये एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे होते हैं और इसे कैसे चेंज किया जाता है। क्लियर हुआ? वो वर्ड्स को ध्यान रखना है। अब वो एज इट इज सेम वर्ड्स ही आएंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे और वो सारे वर्ड्स को समझाना इतना इजी नहीं है। क्लियर हुआ? तो जब भी पैराग्राफ पढ़ना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो दी हुई है, जब भी डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट में अगर उसे करना है तो ध्यान देकर पढ़ेंगे। अब ध्यान कैसे देंगे? कि मान लेते हैं कि यही जो है एग्जाम्पल है कि यहाँ पर दो जन की कन्वर्जेशन हो रही है, दो जन की बातचीत चल रही है, कन्वर्जेशन हो रही है। कौन है? एक तो है सोफी और एक है जेफ। ठीक है, एक है सोफी और एक है जेफ। इन दोनों की ना कन्वर्जेशन चल रही, तो अगर तुम थर्ड पर्सन हो, इनडायरेक्ट क्या होता है पता है ना? अभी जैसे सोफी और जॉफ है, खुद में बात कर रहे हैं डायरेक्टली, एक दूसरे की बात बता रहे, डायरेक्टली बता रहे, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, राइट? कोटेशन मार्क्स दिए, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर यही डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लेके जाना है तो कोई थर्ड पर्सन होगा जो इन दोनों की बातें जो है किसी और को बताएगा।
तो क्या वो एज इट इज वही वर्ड्स वही स्पीच यूज करेगा? नहीं, वो चेंज करेगा, ये हमने देखा था। तो जब भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में अगर डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर 2 जन की कन्वर्सेशन बताई है या 3 जन की कन्वर्सेशन बताई है, किसी की भी कन्वर्सेशन अगर बताई गई है या जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तुम खुद को थर्ड पर्सन मान लो, तुम खुद को थर्ड पर्सन मान लो। उस टाइम पे एज्यूम कर लो कि हम ही थर्ड पर्सन है, हम ही थर्ड पर्सन है, और हम वही पैराग्राफ को, वही चीज को, ठीक है, वही कन्वर्सेशन को किसी और को बता रहे हैं कि इन दोनों में ये बातें हुई है। तो अगर हम वो चीज, वो बातें किसी और को बताएंगे, तो क्या एज इट इज वर्ड यूज करेंगे, एज इट इज सेंटेंसेस यूज करेंगे? नहीं, हम चेंजेस करेंगे। क्लियर हुआ? तो वो पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे और खुद को थर्ड पर्सन एज्यूम करेंगे, खुद को थर्ड पर्सन मान लेंगे ना थोड़ी देर के लिए कि हम ही थर्ड पर्सन है, और किसी सामने वाले की बातें, वो पेपर में जो जो भी कन्वर्सेशन दी हुई है, जो भी लिखा हुआ है, वो किसी और को बता रहे हैं, राइट? तो वो पैराग्राफ में ऐसे 1-2 वर्ड्स यूज किए ही होंगे, ऐसे 1-2 वर्ड्स यूज किए ही होंगे कि जिससे तुम डायरेक्टली बता नहीं पाओगे। क्लियर हुआ? ना ही तुम एज इट इज वही वर्ड्स को, एज इट इज वही वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में लिख पाओगे, राइट? तो वो जब पैराग्राफ पढ़ना है या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ रहे हैं हम, तो उससे पहले ना पढ़ते टाइम उसे समझ लेंगे कि अगर हम ही थर्ड पर्सन है, हम ही थर्ड पर्सन है, तो क्या वही वर्ड को, वही सेंटेंस अगर दिया हुआ है ऐसा कंफ्यूजिंग, क्या एज इट इज उसे हम बोलेंगे? हम थर्ड पर्सन है, उन दोनों की बातें किसी और को बताएंगे, एज इट इज वही वर्ड यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो हम समझेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, राइट? सबको समझना तो इजी नहीं है, सब हर एक एग्जाम्पल तो समझाना इजी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम्पल्स में से वर्ड्स आ जा रहे हैं, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम देखेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर फर्स्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट? अब सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाएंगे। अगर हम देख ही रहे हैं तो क्या करना है, जो भी रूल्स याद है, जो भी हमने देखा था या बाकी के जो भी रूल्स याद है, उसे साइड पे लेके बैठना है। क्लियर हुआ? उसे साइड पे अपने साथ लेके बैठ, और लाइन टू लाइन हम समझते जाएंगे। ठीक है? तो अगर स्टार्ट करें, फर्स्ट दिया हुआ है, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। अब देखो पैराग्राफ है, दिख ही रहा है कि 2 जन के बीच में ये कन्वर्सेशन दी हुई है, 2 जन के बीच में ये कन्वर्सेशन दी हुई है। अब इसमें क्या करना है, रीराइट करना है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, रीराइट करना है, फिर से लिखना है। तो खुद को थर्ड पर्सन मान लो कि तुम ही थर्ड पर्सन हो, और इन दोनों की बातें, अब यहाँ पर 2 पर्सन कौन है, एक तो है सोफी और एक है जेफ, एक है सोफी और एक है जेफ, ये दोनों पर्सन है। ठीक है? इन दोनों पर्सन में, सोफी एंड जेफ के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है और तुम थर्ड पर्सन हो, ये कन्वर्सेशन बता दी गई, ये कन्वर्सेशन बता दी गई। अब सामने वाले को तुम उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई फोर्थ पर्सन या कोई भी है, तुम उसे एक्सप्लेन कर रहे हो इन दोनों की कन्वर्सेशन, तो तुम कौन से वे में एक्सप्लेन करोगे, कौन से वर्ड्स का क्या चेंज करोगे, वो तुम्हें देख के बताना है। क्लियर हुआ? तो अगर स्टार्ट करें, तो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर ये हार्ड लग रहा है, अगर ये हार्ड लग रहा है कि कैसे करेंगे पूरा पैराग्राफ या क्या, तो एक एक लाइन करके उसे सॉल्व करते हैं, एक एक लाइन सॉल्व करेंगे, और बीच में क्या वर्ड्स ऐड होते हैं, या अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ आ रहा है, उसे एज इट इज तो नहीं लिखना है, तो उसे क्या चेंज करेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि लाइन टू लाइन एक एक सेंटेंस जो दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। क्लियर हुआ? तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जब तक हम फर्स्ट लाइन सॉल्व करें, भूल जाओ कि नीचे कुछ दिया हुआ है। समझो, मान लो एक सेंटेंस ही दिया गया है, एक सेंटेंस ही दिया गया है, ये वाला, ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट लाइन ही दी गई है और बोला है रीराइट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें रीराइट करना है। क्लियर हुआ? तो अगर ये सब भूल जाए, अगर पहला देखें, अगर हम पहला देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, दिख ही रहा है कि सोफी जो है वो जेफ से पूछ रही है, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन। सोफी जो है वो जेफ से बोल रही है, पूछ रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है? ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। सोफी जो है वो जेफ को बोल रही है तुम मुझे प्रॉमिस करो। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट लाइन ही है, बाकी भूल जाओ, ये 4-5 लाइन जो भी दी है वो भूल जाओ। ऐसा समझो सिर्फ एक ही सेंटेंस है, पहले हमें उसे रीराइट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब यहाँ पर सी क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो सोफी सेड है। अब सोफी सेड, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पूछा है और कौन स्पीकर है वो बाद में लिखा गया है। क्लियर हुआ?
पहले क्वेश्चन लिख दिया है, फिर जो स्पीकर है उसे बाद में लिखा है, लेकिन पहले तो स्पीकर ही आएगा, जो पर्सन बोल रहा है पहले उसे ही लिखेंगे कि सोफी। सोफी तो वही रहेगा, सोफी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या सेड का सेड होगा? रूल्स पे आ जाओ, रूल्स को याद करो, रूल्स को याद करो। सेड का सेड होगा, कब होगा सेड का सेड? जब वो सेंटेंस है वो सिंपल में होगा। अगर सिंपल सेंटेंस दिया है तो सेड का सेड रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन सेंटेंस दिया गया है, तो क्या करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस है तो सेड है, ये सोफी लिखा हमने। अब सेड का क्या एज इट इज सेड रखेंगे? अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो सेड की जगह क्या लिखा जाता है, ये हमने समझा था। सेड की जगह क्या लिखा जाएगा? आस्क्ड लिखा जाएगा। ठीक है, सेड की जगह क्या लिखा जाएगा? आस्क्ड लिखा जाएगा, कि सोफी आस्क्ड। अब किससे पूछ रही है सोफी जो है, किससे पूछ रही है? ठीक है, कन्वर्सेशन अगर ये पढ़े पूरा हम, इसमें दो पर्सन ही है, एक जेफ है और एक सोफी है। एक जेफ है और एक सोफी, ये दो जने ही है। तो जोफी जो है सोफी जो है वो किससे पूछ रही है? जेफ से पूछ रही है। क्लियर हुआ? जेफ से पूछ रही है, जेफ को प्रॉमिस करने के लिए बोल रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जो सोफी आस्क्ड जेफ, किससे पूछ रही है? जेफ से पूछ रही है। सोफी आस्क्ड जेफ टू प्रॉमिस हर, या बोल रही है प्रॉमिस, वो बोल रही है कि प्रॉमिस, मुझे प्रॉमिस करो। तो डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे कि सोफी आस्क्ड प्रॉमिस, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा। किससे पूछ रही है वो लिखना पड़ेगा, वो पर्सन का नेम लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कि सोफी आस्क्ड जेफ। ठीक है, सोफी आस्क्ड जेफ। अब क्या पूछ रही है, क्या बोल रही है करने के लिए? टू प्रॉमिस हर। क्या बोल रही है करने के लिए? टू प्रॉमिस हर। क्लियर हुआ? तो उसे क्या बोल रही है करने के लिए? कि तुम मुझे प्रॉमिस करो। राइट? अगर फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? राइट? कि सोफी, अब ये सोफी वही था सेम, सेड का अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा। अब सोफी जो है वो किसे बोल रही है प्रॉमिस करने के लिए? वो पर्सन का भी नेम लिखना पड़ेगा। किसे बोल रही है? जेफ को बोल रही है। जेफ को बोल रही है टू प्रॉमिस हर। ठीक है, टू प्रॉमिस हर, कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, यू विल टेल नो वन। अब इसे कन्वर्ट करना है, यू विल टेल नो वन। अब यहाँ पर यू विल किसके लिए यूज हुआ है? यू किसके लिए यूज हुआ है? वर्ड यू किसके लिए? जेफ के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, तो जेफ के लिए अगर यूज हो रहा है, जेफ हमें पता है, तो जेफ का यू जो है, यू किस में आ जाएगा? टू प्रॉमिस हर। अब यहाँ पर दैट यूज होगा, टू प्रॉमिस हर। हर के बाद दैट यूज करेंगे, कंजंक्शन ऐड हो गया। राइट? कंजंक्शन ऐड हो गया, कौन सा? दैट ऐड हो गया यहाँ पर, कि जोफी आस्क्ड जेफ टू प्रॉमिस हर दैट अब यू विल नॉट टेल, यू विल टेल नो वन, यू विल टेल नो वन। अब यू विल, अब यहाँ पर यू कौन है? कौन सा पर्सन के बारे में बताया गया है? जेफ के बारे में बताया गया। ठीक है, वो जेफ को बोल रही है कि तुम किसी को नहीं बताओगे, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो तुम जो है, यू जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? जेफ के लिए यूज किया गया है। तो यू का क्या हो जाएगा? यू का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। दैट ही, यू का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे यू जो है, ये जो है ना एपोस्ट्रॉफी में, अब इसे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो अब ये सोफी किसे बोल रही है प्रॉमिस करने के लिए? यू किसके लिए यूज हुआ है? जेफ के लिए यूज किया गया है। राइट? जेफ के लिए यूज किया है, तो यू का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब विल, यू विल पूरा दिया हुआ है, यू विल दिया हुआ है, तो विल का क्या होता है? वुल्ड हो जाता है। ये हमने टेबल में समझा था, लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखे थे। शेल का शुल्ड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा? वुल्ड हो जाएगा। तो विल का हम अगर चेंज कर रहे हैं, पास्ट टेंस में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वुल्ड हो जाएगा। ठीक है, विल का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? वुल्ड हो जाएगा। कि सोफी asked Geoff to promise her that he would tell no one। अब tell no one का कोई चेंज नहीं होगा, tell no one का कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे as it is लिखा जाएगा, he will tell no one। फुल स्टॉप, खत्म हो गया। फर्स्ट लाइन जो है वो फिनिश हो गई। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये जो दी हुई थी इसे हमने इनडायरेक्ट में लिख दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से लिख दिया कि सोफी आस्क्ड जेफ टू प्रॉमिस हर दैट ही वुड टेल नो वन। ठीक है, सोफी क्या कर रही है? किससे पूछ रही है? जेफ को पूछ रही है। क्या बोल रही है? टू प्रॉमिस हर
कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट लाइन का हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ था हमने उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिख ली। अब सेकंड की तरफ जाते हैं। नथिंग टू टेल इज देयर। अब ये कौन बोल रहा है? ये जेफ बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? जेफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो उसे? नथिंग टू टेल इज देयर। अब सी, पहले क्वेश्चन पूछा था, सोफी ने उसे क्वेश्चन पूछा और उसे क्या बोला कि तुम मुझे प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। अब जेफ क्या कर रहा है? उसे रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, जेफ क्या कर रहा है? उसे रिप्लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? ये इंपेरेटिव आ गया, राइट? हमने देखा था कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है मतलब अगर किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, राइट, किसी को आंसर कर रहे हैं, ये आंसर ही कर रहा है ना। जेफ जो है वो क्या कर रहा है? आंसर ही कर रहा है सोफी को। क्लियर हुआ? रिप्लाइड या तो आंसर। तो अब जब जेफ रिप्लाई कर रहा है या तो आंसर कर रहा है तो क्या सेड लिखा जाएगा? नहीं, क्या लिखा जाएगा? रिप्लाइड। क्या लिखा जाएगा? रिप्लाइड लिखा जाएगा। तो अब अगर वही कंटिन्यू करते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, वो फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया। अब यही पैराग्राफ में लिखना है तो लिखेंगे जेफ रिप्लाइड। वो उसे क्या कर रहा है? उसके क्वेश्चन का वो रिप्लाई कर रहा है, वो उसे जवाब दे रहा है। ठीक है, कि जेफ रिप्लाइड दैट, जेफ रिप्लाइड दैट। क्लियर हुआ? रिप्लाइड के साथ क्या आएगा? दैट आएगा। हमने देखा था रिप्लाइड के साथ क्या आता है? दैट आता है। तो जेफ रिप्लाइड दैट। अब दैट, फिर नथिंग टू टेल इज देयर। अब इसे लिखना है ना, इनडायरेक्ट में लिखना है। जेफ रिप्लाइड, वो रिप्लाई कर रहा है। जेफ किसे रिप्लाई कर रहा है? सोफी को रिप्लाई कर के। तो जेफ रिप्लाइड दैट देयर वाज नथिंग टू टेल। ठीक है, देयर वाज नथिंग टू टेल। अब देयर का तो देयर ही रहेगा ना, दैट देयर। इसका क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ये इस जो है वो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। तो दैट देयर वाज नथिंग टू टेल, वो सेम ही रहेगा, नथिंग टू टेल, ये सेम ही होगा। सी, अगर सेंटेंस वाइज सॉल्व करोगे, उसे ब्रेक करके सॉल्व करो, उसे ब्रेक करके सॉल्व करो। पूरा एक साथ करने जाएंगे तो कहीं एक दो वर्ड्स की मिस्टेक होगी, तो क्या करना है? उसे सेंटेंस वाइज सॉल्व करो। सी, हमने जब फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस को सॉल्व किया तो वो इजीली हो गया, इजीली हो गया। सेकंड को भी सॉल्व कर लिया कि नथिंग टू टेल इज देयर। जेफ क्या कर रहा है? वो रिप्लाई कर रहा है सोफी को कि इसमें कुछ बोलने जैसा नहीं है। तो जेफ ने क्या किया? रिप्लाइड किया, रिप्लाई किया। ठीक है, आंसर किया। तो जेफ रिप्लाइड दैट देयर वाज नथिंग टू टेल, ये भी हो गया। तो इजीली हो गए दो सेंटेंस, दो सेंटेंस हो गए। तो अगर पैराग्राफ आ जाता है दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में, कोई कन्वर्सेशन आ रही, तो क्या करेंगे? उसे टुकड़ों में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड हो गया। अब थर्ड की तरफ जाए। प्रॉमिस जेफ डैड वुड मर्डर मी। सी, अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पूरा पढ़ा, हम ही थर्ड पर्सन है। मैंने बोला कि खुद को एज्यूम कर लो कि तुम ही थर्ड पर्सन, एज्यूम करना है खुद को ही कि हम ही थर्ड पर्सन है। तो अब जेफ के बाद कौन बोल रहा है? फिर से सोफी बोल रही है। ठीक है, उस फिर से सोफी बोल रही कि जेफ ने क्या बोला कि इसमें कुछ बोलने जैसा नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, किसे बोलूंगा। क्लियर हुआ? फिर भी जो है ना, फिर भी सोफी क्या कर रही है? उसे इंसिस्ट कर रही है। ठीक है, उसे क्या कर रही है? इंसिस्ट कर रही है। प्रॉमिस जेफ, प्रॉमिस जेफ, फिर डैश करके दिया हुआ है डैड वुड मर्डर मी। अब अगर पहले आ जाए, पहले आ जाए, तो मैंने बोला था कि जो पेपर सेटर होंगे, पेपर सेटर होंगे, वो ऐसे एक दो वर्ड्स यूज कर देंगे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए और उसको एज इट इज लिख दे। ठीक है, एज इट इज लिख दे या टेंस चेंज करके लिख दे। क्लियर हुआ? तो अब ये वाले लाइन में ही वो वर्ड दिया हुआ है डैड वुड मर्डर मी। क्लियर हुआ? ये दिया हुआ है डैड वुड मर्डर मी। अब ये वर्ड दिया हुआ है, इसे डायरेक्ट तो लिखा नहीं जाएगा। अब अगर हम ही थर्ड पर्सन है, इन दोनों की बातें कोई किसी को बता रहे हैं, इन दोनों की बातें किसी को बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डैड वुड मर्डर मी। ऐसा बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। अब उसे कैसे बोला जाएगा ये हम समझते हैं। पहले ये वाला चेंज करते हैं, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो अगर देखें प्रॉमिस जेफ, अब सोफी फिर उसे बोल रही है, फिर इसे बोल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो, तो मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रही हूँ। क्लियर हुआ? तो इधर सोफी क्या कर रही है? उसे इंसिस्ट कर रही है, राइट? इंसिस्ट कर रही है ना कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, वो बार बार बोल रही है उसे प्रॉमिस करने के लिए। तो क्या लिखा जाएगा? सोफी जो है, सोफी इंसिस्टेड, क्या लिखा जाएगा? सोफी इंसिस्टेड एंड टोल्ड हिम,
ठीक है, सोफी इंसिस्टेड, वो उसे इंसिस्ट कर रही है, बार बार बोल रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस जेफ। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन बोल रहा है, सोफी बोल रही है, राइट। कि सोफी इंसिस्टेड एंड टोल्ड हिम, ठीक है, टोल्ड हिम टू प्रॉमिस। ठीक है, वो क्या बोल रही है, उसे प्रॉमिस करने के लिए बोल रही है, तो टोल्ड हिम टू प्रॉमिस। अब यहाँ पर खत्म हुआ, अब यहाँ पे खत्म हुआ सी। अब एक वर्ड आ जाता है बीच में, वही वर्ड आ जाता है, तो अब कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया होगा, डैड वुड मर्डर मी। अब क्या, एज इट इज, हम ही अगर थर्ड पर्सन है, इन दोनों की कन्वर्सेशन, हम अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे में, हम बता रहे हैं कि अच्छा जो जेफ ने ऐसा बोल रहा, सोफी ने उसको ऐसा बताया, तो क्या सेम ही बोलेंगे, सेम ही बोलेंगे कि डैड वुड मर्डर मी, ऐसा बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। तो अगर ये वर्ड को, ये वर्ड को ऐसे, अगर ये सेंटेंस जो है ये दिया हुआ है डैड वुड मर्डर मी, अगर इस चीज को लिखा जाएगा इनडायरेक्ट में, तो क्या सेम लिखा जाएगा, सेम तो नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। तो वो क्या कर रही है, सोफी जो है, अगर स्टार्ट करके, सोफी इंसिस्टेड एंड टोल्ड हिम टू प्रॉमिस, वो उसे प्रॉमिस करने के लिए बोल रही है, एडिंग दैट, अब क्या कर रही है, ये डैश करके लिखा है, दैट डैड वुड मर्डर मी, डैश फिर लिखा है डैड वुड मर्डर मी। तो अब यहाँ पर क्या फुल स्टॉप रखेंगे, नहीं, वो ऐड कर रही है, एक चीज जो है वो और बता रही है उसमें, कि अगर तुमने नहीं किया, अगर मेरे डैड को ये बात पता चल गई, तो वो मुझे मार डालेंगे और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो अब क्या लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वो ऐड कर रही है उस चीज को, एडिंग दैट, एडिंग दैट, ऐड कर रही है ना, ये जो है, ये बात जो बोल रही है डैड वुड मर्डर मी, ये वर्ड जो उसने बोला सोफी ने, वो क्या कर रही है, ऐड कर रही है। क्लियर हुआ। तो क्या लिखेंगे, एडिंग दैट, एडिंग दैट देयर डैड, अब यहाँ पर डैड की बात हो रही है, देयर डैड वुड बी फ्यूरियस, तो अगर वो वर्ड यूज किया गया है ना, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डेड वुड मर्डर मी। अब क्या एज इट इज तो लिखेंगे नहीं, एज इट इज लिखा जाएगा, अगर हम ही थर्ड पर्सन है किसी को बोलेंगे, एज इट इज तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एडिंग दैट, वो ऐड कर रही है, दैट डैड वुड बी फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, दैट देयर देयर डैड वुड बी फ्यूरियस इफ ही फाउंड आउट। क्लियर हुआ। कि अगर वो बात उनको पता चलेगी, अगर वो बात उनको पता चलेगी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, फ्यूरियस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो सी, अब जब वो पेपर सेटर जो होगा, पेपर सेटर जो होगा ना, वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा ही, ऐसे वर्ड्स वो डायरेक्ट स्पीच में या क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स यूज करेगा ही। और फिर गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी वो जो है उसे डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख देंगे। नहीं, जब भी पैराग्राफ की बात आती है, ये कन्वर्सेशन ही चल रहा है ना, ये तो हम उसे टुकड़ों में सॉल्व कर रहे हैं, है तो उसको पैराग्राफ में ही लिखना है, ये कन्वर्सेशन जो है वो पैराग्राफ में बताई गई है। तो अगर पैराग्राफ में बताई गई, तो हर एक लाइन के बाद फुल स्टॉप तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे था, प्रॉमिस जेफ डैड वुड मर्डर मी। ठीक है, अब इसे अगर इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, तो फुल स्टॉप लगाएंगे, शी इंसिस्टेड एंड टोल्ड हिम टू प्रॉमिस, देन फुल स्टॉप। फिर बोलेंगे कि उसने ऐसा फिर से बोला कि मुझे अगर नहीं बताया तो वो मुझे मार डालेंगे, या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, फिर कैसे वर्ड्स यूज होंगे, ऐसे कि एडिंग दैट, फिर वो उसी में ही ऐड कर रही है, वो बोल रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, फिर वही बात में वो उससे बोल रही है कि एडिंग दैट, तो वो ऐड कर रही है, कोई चीज ऐड कर रही है। क्लियर हुआ। तो वो ऐसे वर्ड्स जो है पेपर सेटर वो डालते ही हैं कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर हुआ। तो अब जैसे डेड वुड मर्डर मी, एज इट इज तो लिखा नहीं जाएगा, एज इट इज तो नहीं लिखा जाएगा, तो डैड वुड मर्डर मी, डैड वुड मर्डर मी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि दैट देयर डैड, दैट डैड, के अगर उनके डैड को पता चला, तो वुड बी फ्यूरियस इफ ही फाउंड आउट, अगर उनके डैड को पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पर फ्यूरियस हमने यूज किया मर्डर की जगह पे, क्या यूज किया, फ्यूरियस, मतलब अगर उनको वो बात पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पर अब वो उनकी, यहाँ पर ये जो है थर्ड लाइन खत्म हो जाती। अब फिर जेफ बोलता है उसको, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। अब देखो, वो उसे क्या कर रहे हैं ना, एक तो ना कि एश्योर्ड कर रहा है, एश्योर्ड कर रहा है कि तुम टेंशन मत लो, कि ये बात कब पता चलेगी, जब ये बात सच होगी तब। ये एश्योर कर रहा है ना, जो है जेफ जो है वो सोफी को क्या कर रहा है, एश्योर्ड कर रहा है, एश्योर्ड कर रहा है ना, दिलासा दिला रहा है कि टेंशन मत लो, दिलासा दिला रहा है कि तुम टेंशन मत लो, कब पता चलेगी, जब ये बात सच होगी तब।
क्लियर हुआ कि ये जेफ बोल रहे हैं ना, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। ठीक है, अगर सच होगा तो तब की बात तब, तो यहां पर लिखा जाएगा कि जेफ एश्योर्ड हर, एश्योर्ड यूज किया, उसे एश्योर्ड कर रहा है दैट देयर डेड दैट देयर डेड वुड that dad would only react। ठीक है, वो उसे एश्योर कर रहा है ना, एश्योर कर रहा है, क्या एश्योर कर रहा है कि जेफ एश्योर्ड हर, यहाँ पर हर आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, एश्योर्ड हर, वो किससे एश्योर कर रहा है, सोफी को एश्योर कर रहा है कि जेफ एश्योर्ड हर दैट डैड वुड ओनली रिएक्ट। वो कब रिएक्ट करेंगे, वो कब गुस्सा होंगे, जब उनको वो बात पता चलेगी और वो बात जब सच होगी तब। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट डैड वुड ओनली रिएक्ट इफ, अब यहाँ पे जो वो सेंटेंस लिखा हुआ था वो एज इट इज लिखा जाएगा, इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ के बाद इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, तो इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। क्लियर हुआ, समझ आया यहाँ तक कैसे कि वो उसे एश्योर कर रहा है, वो उसे दिलासा दिला रहा है कि तुम टेंशन मत कर। तो जेफ एश्योर्ड हर दैट डैड वुड ओनली रिएक्ट, कब रिएक्ट करेंगे, जब वो बात सच होगी तब, उनको पता चलेगा तब, राइट। फिर प्लीज जेफ, वो फिर उसको प्लीड कर रही है, फिर वो उससे प्लीज कर रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो। अब यहाँ पर फिर जो सोफी जो है वो बोल रही है, ठीक है, क्या बोल रही है, प्लीज जेफ, वो बोल रही है, तो यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा, सोफी प्लीडेड अगेन, प्लीज का क्या हो जाएगा, प्लीडेड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोफी प्लीडेड अगेन, सोफी प्लीडेड अगेन। क्लियर हुआ, अब तो क्या इधर फिर से फुल स्टॉप करेंगे, नहीं, अगर ये पैराग्राफ में उन दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही है, अगर बता ही रहे हैं, तो अब यहाँ पर एंड ऐड होगा, एंड सोफी प्लीडेड अगेन एंड, और फिर लास्ट में है क्रिस सोफी यू आर एट स्कूल, यू आर एट स्टिल एट स्कूल। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर सोफी ने उसे बोला कि प्लीज जॉफ, ये तुम मुझे प्रॉमिस करो, तो हमने क्या लिखा, सोफी प्लीडेड अगेन, यहाँ प्लीज का क्या हो गया, प्लीडेड, वो उसे बोल रही है, वापस बोल रही है, तो सोफी प्लीडेड अगेन एंड क्रिस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। अब जो जेफ है, राइट, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है क्रिस्ट, अब ये कोई पर्सन नहीं है, राइट, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है उससे, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे बोलता है क्रिस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कि तुम अभी भी स्कूल में हो, वो उससे ऐसा बोल रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर एंड जैसे यूज किया, ठीक है, उनकी कन्वर्सेशन चल ही रही है, एंड यूज किया, तो एंड अब यहाँ पर जो है कि एंड जेफ रिमार्क्ड, अब उसे रिमार्क कर रहा है, ठीक है, वो फिर उससे बोल रहा है रिमार्क्ड दैट विथ फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पर जैसे रिमार्क किया उसने, उसे रिमार्क किया कि तुम अभी भी स्कूल में हो, राइट, यहाँ पर अब जैसे क्रिस्ट यूज किया है, तो अभी क्रिस्ट की जगह वो क्या है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि तुम अभी भी स्कूल में हो, तो जेफ रिमार्क्ड विथ फ्रस्ट्रेशन, कैसे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, ठीक है, कि जेफ रिमार्क्ड विथ फ्रस्ट्रेशन, जेफ रिमार्क्ड विथ फ्रस्ट्रेशन सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल दैट, अब यहाँ पर दैट यूज होगा, दैट शी, यू यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, ये यू जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, सोफी के लिए यूज हो रहा है, और आर का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, आर का हो जाएगा वॉज, दैट शी वॉज स्टिल, एट का क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, एट का क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो दैट शी वॉज स्टिल इन स्कूल, ठीक है, एट का क्या हो गया, इन हो गया, स्टिल सेम रहा और स्कूल भी सेम ही रहा। क्लियर हुआ, तो एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर था ना कि दैट डैड वुड मर्डर मी,
अब मैंने बोला था कि हम सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डैड वुड मर्डर मी, हम अगर किसी को यही कन्वर्सेशन बता रहे तो हमें वर्ड्स चेंज करने बताने पड़ेंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स तो यूज करेंगे नहीं हम। तो हमने, अगर हम ही बता रहे हैं तो हम किसी को बताएंगे ना कि सोफी ने उसे इंसिस्ट किया फिर से बोल प्रॉमिस करने के लिए, ठीक है, सोफी इंसिस्टेड एंड टोल्ड हिम टू प्रॉमिस, उसे इंसिस्ट किया कि बोल मुझे प्रॉमिस करो, एडिंग दैट, और ऐसा भी बोला, और क्या बोला, ऐसा भी बोला, दैट डैड वुड बी फ्यूरियस, दैट डैड वुड बी फ्यूरियस इफ ही फाउंड आउट। उसने क्या बोला, सोफी ने उसे जेफ को बोला, सोफी ने जेफ को बोला कि तुम मुझे प्लीज प्रॉमिस करो, और क्या बोला कि अगर ये बात डैड को पता चली ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो यही ये जो सेंटेंस है, वर्ड्स जो है, थर्ड पर्सन किसी और को एज इट इज नहीं बताएगा डैड वुड मर्डर मी, वो कुछ और ही बताएगा, अलग वर्ड्स यूज करेगा, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करेगा। तो ऐसे वर्ड्स का हमें ध्यान देना है जब भी पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं, जब भी पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स जो है, ऐसे वर्ड्स जो है, एडिंग दैट, एंड, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि एडिंग दैट, तो हमें वो चीजें ध्यान रख के, वो चीजें ध्यान रख के ही पैराग्राफ को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेके जाना है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है, कि दो जन की कन्वर्सेशन दी हुई थी, सोफी और जेफ की कन्वर्सेशन दी हुई थी, और हमने खुद को ही एज्यूम कर लिया कि हम ही थर्ड पर्सन है, और उन दोनों की बातें, उनकी जो कन्वर्सेशन हुई है, हम ही थर्ड पर्सन है, किसी और को बता रहे। तो हम किस वे में बताएंगे, कौन से वर्ड में क्या चेंजेस करेंगे, राइट, हमें खुद को ही थर्ड पर्सन एज्यूम करके देखना है कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो हम कैसे, हमें इजीली समझ आएगा कि हम खुद को ही थर्ड पर्सन मान लेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट देखा, अब सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करें उससे पहले ये समझना है, जैसे हमने रूल्स देखा, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने जो देखा बेसिक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रूल्स हमने क्लियर किए, कौन से रूल्स है, क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तीन रूल्स देखे, एक तो रिपोर्टेड वर्ब का देखा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेड दिया है तो क्या होगा, सेड टू दिया है तो क्या होगा, ये तो सिंपल टेंस की बात ठहरी। अगर रिपोर्टेड वर्ब की बात करें कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया है, जैसे किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होता है, ये सारा हमने बेसिक रूल देखा था। फिर रूल 2 में हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखे, लिस्ट ऑफ वर्ड्स जैसे शेल का क्या होगा, शुल्ड होगा, ये सारा हमने देखा ना, राइट, फर्स्ट पार्ट में ये हमने देखा, ये बेसिक रूल देखे, और टेंस का देखा, क्या देखा, टेंस का देखा, राइट, कि अगर टेंसेस दिए हुए हैं, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाए। तो ये दो चीजें तो देखनी है, बेसिक रूल हमें पता ही होना चाहिए, टेंसेस हमें क्लियर होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, तो क्या होगा ना, इजीली हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं। और थर्ड बात ये होती है कि हमें पता है जो पेपर सेटर होगा, मैंने बोला जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा वर्ड देखा भी, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा वर्ड देखा भी कि पेपर सेटर जो है वो ऐसे ट्रिकी वर्ड्स यूज करेंगे, पेपर सेटर जो होगा वो ऐसे ट्रिकी वर्ड्स यूज करने ही वाला है, राइट, कि हम कंफ्यूज होके उसको एज इट इज ही लिख दे, लेकिन वो गलत ही होगा। तो क्या करना है कि अगर हमें पता है कि पेपर सेटर जो है हमारा, जो ये पैसेज है, ये पैसेज जो है जो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, ऐसे अगर इनडायरेक्ट में करना भी, तो ये पैसेज जो है ना, ये तो कोई बुक में से, इंग्लिश की बुक में से ही, इंग्लिश की बुक में से तुम्हारी जो तुम अब कर रहे हो ना, वही बुक में से ये पैसेजेस आते हैं। तो अगर स्टोरी क्लियर होगी, अब कोई भी रैंडमली कोई भी चैप्टर से कोई पैसेज आ जाएगा, कुछ फिक्स तो है नहीं कि यही चैप्टर से आएगा, जो भी चैप्टर है कोई चैप्टर में से भी कौन सा भी पैसेज उठाकर वो एग्जाम में रख देंगे और लिख देंगे कि रीराइट दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, राइट, कि ये जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लो। अब अगर पैसेज दिया होगा चैप्टर में से, पता है वो बुक में से ही आएगा, अगर वो चैप्टर क्लियर होगा, कोई भी चैप्टर है, कोई भी यूनिट अगर क्लियर होगा कि अच्छा इसमें ये स्टोरी थी, इसमें ये दो जने थे, इसमें ऐसा हुआ था, अगर वो पूरी स्टोरी क्लियर होगी ना, अगर कोई भी चैप्टर अगर स्टोरी क्लियर होगी तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, कन्वर्ट करने में इजी रहेगा। लेकिन मान लो ना यहाँ पर दो जन का नाम ही नहीं दिया है, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो पता ही नहीं है, राइट, वो स्टोरी हमने स्किप कर दी। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक दो चैप्टर वो स्किप कर देते हैं कि बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, एक दो चैप्टर वो स्किप कर देंगे, एक दो चैप्टर से स्किप कर देंगे कि अगर इन केस ऑप्शन में निकल जा रहा है तो हम वो क्वेश्चन को निकाल देंगे। लेकिन फिक्स नहीं है ना कि तुमने जो चैप्टर छोड़ा है, तुमने जो चैप्टर छोड़ा है और उसी में से अगर कोई पैसेज आ गया और तुम्हें स्टोरी भी क्लियर नहीं है तो उसे सॉल्व कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा कि कौन से दो लोगों के बीच में बात हो रही है और क्यों बात हो रही है, राइट, पूरा एज इट इज चैप्टर तो दे नहीं देंगे, एक कोई पैसेज ही देंगे,
तो अगर चैप्टर क्लियर होगा, स्टोरी क्लियर होगी, तो हम पैसेज को, डायरेक्ट स्पीच को फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में लिख पाएंगे। तो थर्ड तो यही है कि सारे चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर की जो भी यूनिट है उसकी स्टोरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर स्टोरी क्लियर है तो कोई भी ऐसा ट्रिकी वर्ड आ जाए या कुछ भी आ जाए चैप्टर के रिलेटेड, कोई भी वो बुक में जो भी चैप्टर के रिलेटेड आ जाए, हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब जैसे फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड की तरफ जाए। सेकेंड में लिखा है, कैन यू अरेंज अ रूम वेर ही कैन राइट हिज एग्जाम, सेड द सेक्रेटरी। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है, कौन से दो लोगों के बीच में बातें हो रही है। एक है सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी है, और सेकेंड जो है वो गवर्नर। अब वो गवर्नर किसका है, राइट? एक जेल है, उसका मेन हेड जो है ना वो है गवर्नर, राइट? इन दोनों के बीच में सेड द गवर्नर लिखा हुआ है और सेड द सेक्रेटरी, इन दोनों के बीच में बातें हो रही है। अब अगर देखो चैप्टर क्लियर होगा ना, चैप्टर क्लियर होगा, चैप्टर पूरा स्टोरी पता है, वो पूरे चैप्टर में क्या स्टोरी है वो पता है, तो वो पैसेज अगर आ भी रहा है तो इजीली हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट? थोड़ी बेसिक मिस्टेक होगी, नहीं भी तो इजीली तो कन्वर्ट कर सकेंगे। कब? जब चैप्टर क्लियर होगा। तो अब जैसे यहाँ पर सेक्रेटरी और गवर्नर के बीच में बातें हो रही है, सेक्रेटरी और गवर्नर के बीच में बातें हो रही है, क्या हो रही है कि सेक्रेटरी जो है, एजुकेशन सेक्रेटरी, वो गवर्नर से पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे जेल में एक पर्सन है, तुम्हारे जेल में एक पर्सन है, उसे एग्जाम लिखनी है, तो क्या तुम उसके लिए, उसे कोई एग्जाम देनी है, तो तुम क्या उसके लिए एक रूम अरेंज कर पाओगे कि वहां पर वो अकेला बैठ के एग्जाम दे पाए? ठीक है। फिर गवर्नर बोलता है, नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। अब यहाँ पर देखो, ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन, अब ये क्या है? अगर चैप्टर क्लियर नहीं होगा, अगर पता ही नहीं है कि क्या सेल की बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, तो कुछ पता चलेगा नहीं, राइट? इजीली पता नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर चैप्टर क्लियर होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा ना कि गवर्नर क्या बोल रहा है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके लिए रूम अरेंज कर सकते हैं। फिर भी वो अपने सेल में ही है, मतलब अपने जेल, एक उसका अलग ही जेल है और वहीं पर वो अकेला ही है, वहीं पर वो अकेला ही है। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब गवर्नर जो है वो एजुकेशन सेक्रेटरी को क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है तो वो वहीं पर, वही उसके सेल में बैठकर, उसके रूम, उसका जो जेल है उसके अंदर बैठ के वो एग्जाम दे सकता है। फिर सेक्रेटरी उसे रिप्लाई कर रहा है, दैट्स फाइन। सेक्रेटरी अग्री हो जाता है और उसे रिप्लाई करता है कि ठीक है, अगर उसका ही सेल है, वो अकेला ही है, तो वो वहां पर बैठ के एग्जाम दे सकता है। लास्ट में जो है वो गवर्नर ऐड करके बोलता है, एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मेक्स टू इनविलिगेट। अब यहाँ पर क्या हो गया कि गवर्नर जो है वो उनको ऐड करके बोल रहा है कि अगर ऐसा इजीली पॉसिबल हुआ और इजी लगा भी, तो हम एक कोई पर्सन को सेंट मैरी मैक्स से बुलाकर उसको इन्विगिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम हॉल होता है, वहां पर जो टीचर्स रहती है, ठीक है, एग्जाम हॉल होता है, वहां पर टीचर जो है वो कंटिन्यू सुपरवाइज कर रही होती है स्टूडेंट्स को, तो हम भी किसी को बुलाकर उसको सुपरवाइज करने के लिए दे देंगे, राइट? तो अब चैप्टर क्लियर होगा, स्टोरी पता होगी, तो इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। अब बेसिक आइडिया पता चल गई, बेसिक आइडिया कि कौन से दो लोगों के बीच में बातें हो रही है और क्यों हो रही। अब इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। क्लियर हुआ? सारे बेसिक रूल याद है, राइट? जो भी रूल्स थे, एक बुक पेपर ले लो, जिसमें भी लिखे गए उसे साइड पर रखो और सॉल्व करना है। तो अगर देखें, फर्स्ट क्या बोला था कि टुकड़ों में सॉल्व करो, राइट? भूल जाओगे, ये 3-4 लाइन है, यही याद रखो कि पहला ही सेंटेंस दिया गया एग्जाम में और वो सॉल्व करना। तो अगर फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करना है, फर्स्ट लाइन को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे सेड द सेक्रेटरी, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, हमें पता है एक सेंटेंस के दो पार्ट आते हैं, एक आता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा आता है रिपोर्टिंग स्पीच, राइट? तो ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच पहले दे दी और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब दे दिया, लेकिन पहले अगर इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड वर्ब ही लिखेंगे। तो रिपोर्टेड वर्ब कौन बोल रहा है कि सेड द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी सेड, ठीक है, सेक्रेटरी क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन सेंटेंस है, याद रखना क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या बोल रहा है, कैन यू अरेंज अ रूम वेर ही कैन राइट हिज एग्जाम, कि क्या तुम एक रूम अरेंज कर सकती हो कि जहां पर वो पर्सन जो है, ठीक है, जो तुम्हारे जेल में बंद है, वो वहां पर बैठ के, वो रूम में बैठ के एग्जाम दे पाए। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ। अब अगर फर्स्ट सेंटेंस को ही कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस को ही उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं, हमें पता है कि सबसे पहले क्या चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग अगर वर्ब को चेंज करें, सेड द सेक्रेटरी, सेड द सेक्रेटरी, तो यहाँ पर लिखेंगे द सेक्रेटरी, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, द सेक्रेटरी। अब क्या सेड ही आएगा, अगर सिंपल सेंटेंस होता तो सेड का सेड ही रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है,
राइट, दिख ही रहा है ना कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन सेंटेंस है तो सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। सेड का क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा द सेक्रेटरी आस्क्ड। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब ऐड कर लिया। अब मुझे ये जो कोटेशन मार्क्स है उसे हटाना है, तो उसकी जगह हम दैट यूजुअली क्या ज्वाइन करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वहां पर दैट लिखते हैं। आस्क्ड के बाद हम यूजुअली क्या लिखेंगे, जैसे सेड है तो सेड के बाद क्या लिखा जाएगा, वो कोटेशन मार्क्स हटाकर दैट लिखा जाएगा। लेकिन अगर आस्क्ड है, वो रूल्स अगर क्लियर है, तो आस्क्ड के साथ क्या बताया था, या तो दैट लगता है, सॉरी, आस्क्ड के साथ क्या लगेगा, इफ लगेगा। ठीक है, इफ लगेगा या तो WH वर्ड्स लगेंगे। राइट, क्या लगेगा, इफ लगेगा या तो WH वर्ड्स लगेंगे। अब WH वर्ड्स कब लगेंगे, जब भी क्वेश्चन जो है WH वर्ड से स्टार्ट किया गया होगा तब वहां पर लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ही दिया होता कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो हम लिख दे कि आस्क्ड व्हाई या आस्क्ड व्हेन या आस्क्ड व्हाट। लेकिन यहाँ पर जो है WH वर्ड से स्टार्ट नहीं किया है, किससे स्टार्ट किया गया है, कैन यू। किससे स्टार्ट किया है, कैन से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब दैट ऐड नहीं होगा, क्या ऐड होगा, इफ ऐड होगा। राइट, अगर इज होता, यू होता, राइट, तो किससे स्टार्ट करते, मतलब दैट की जगह क्या लिखते, आस्क्ड के बाद इफ लिखते। क्लियर हुआ कि WH वर्ड्स कब आएंगे, जब WH वर्ड्स क्वेश्चन में दिए होंगे तब। अब यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, इफ दिया हुआ है तो क्या, सॉरी, कैन दिया हुआ है तो आस्क्ड के साथ क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो क्या लिखेंगे, द सेक्रेटरी आस्क्ड इफ। अब यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज करना था कर लिया, कैन यू का देख लिया कि इफ आएगा। अब आगे बढ़ते, ये वाला जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क तक रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट। कैन यू अरेंज अ रूम वेयर ही कैन राइट हिज एग्जाम। तो सेक्रेटरी आस्क्ड इफ दे, यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इफ दे, इफ दे। अब कैन जो लिखा है, यू का हमने किया दे, कैन का क्या हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुल्ड हो जाएगा। हमने देखा था कैन का क्या होगा, कुल्ड हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने पहले, द सेक्रेटरी आस्क्ड, द सेक्रेटरी आस्क्ड इफ दे कुड, दे कुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। इफ दे कुड अरेंज अ रूम वेयर ही कैन राइट हिज एग्जाम। अब अरेंज अ रूम, इसमें कोई चेंजेस आएंगे, अरेंज अ रूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसे एज इट इज ही लिखा जाएगा। इफ दे कुड अरेंज अ रूम, इसको एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, अरेंज अ रूम, यहाँ तक सेम आ गया। अब फिर अगर चेंज करें, वेयर ही कैन राइट हिज एग्जाम। अब वेयर का तो वेयर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, वेयर का वेयर ही रहेगा। वेयर ही कैन राइट हिज एग्जाम, अब ही की जगह द पर्सन लिखेंगे। ही की जगह क्या लिखा जाएगा, द पर्सन लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा अ रूम वेयर, वेयर ऐड होगा। ठीक है, रूम के बाद क्या दिया हुआ है, वेयर। ही की जगह हमने लिखा द पर्सन, ही की जगह क्या लिखा, द पर्सन लिख दिया। राइट, ये ही की जगह हमने लिखा द पर्सन। अब कैन का अगेन, जैसे यहाँ पर ये वाले में कैन का क्या किया था, कुल्ड किया था, वैसे ही सेम कैन का क्या हो जाएगा, कुल्ड हो जाएगा। वेयर द पर्सन कुड राइट हिज एग्जाम, राइट हिज एग्जाम भी सेम ही रहेगा, राइट हिज एग्जाम। अब देखो ये जो है, the secretary asked if they could arrange a room where the person could write his exam. फर्स्ट सेंटेंस हो गया, इजीली हो गया। खुद को ही एज्यूम करना है थर्ड पर्सन के, हम ही थर्ड पर्सन है, और सेक्रेटरी और गवर्नर के बीच में क्या बातें हुई है उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। अगर मैं ही किसी को बताऊंगी तो सेम वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई, सेकेंड में जाते हैं। अब देखो जैसे सेक्रेटरी ने क्वेश्चन पूछा, एजुकेशन सेक्रेटरी ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। अब उसके बाद जो भी पर्सन होगा, वो कन्वर्सेशन में जो भी पर्सन होगा, क्वेश्चन के बाद वो क्या देगा, आंसर या रिप्लाई देगा। ठीक है, तो अब देखो सेम रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखी गई है, उसके बाद लिखा गया है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है। तो कौन बोल रहा है, सेड द गवर्नर। अब यहाँ पर सेकंड में कौन बात कर रहा है, सेकंड लाइन में, सेकंड सेंटेंस में। फर्स्ट भूल जाओ, फर्स्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। तो अगर यहाँ पर देखें, सेड द गवर्नर, ठीक है, कौन बोल रहा है, गवर्नर बोल रहा है। अब अगर गवर्नर बोल रहा है तो वो क्वेश्चन का क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, या तो हम बोल लेते हैं कि रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब लिखें कि द गवर्नर रिप्लाइड, क्या होगा, जैसे यहाँ पर आस्क्ड लिखा, क्यों आस्क्ड लिखा, क्योंकि सेक्रेटरी ने क्वेश्चन पूछा। लेकिन यहाँ पर अब गवर्नर जो है वो उसका आंसर दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, द गवर्नर रिप्लाइड। ये हमने देखा था, द गवर्नर रिप्लाइड।
क्लियर हुआ कि सेड का सेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस होता सेड का सेड हो जाता, सेड टू का टोल्ड हो जाता। लेकिन अब ये अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर कोई रिप्लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा? द गवर्नर रिप्लाइड। अब रिप्लाइड के साथ क्या लगता है? दैट ही लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने आस्क्ड के साथ इफ लगाया, क्यों इफ लगाया वो क्लियर हो गया कि WH वर्ड्स आस्क्ड के साथ क्या लगेगा? या तो इफ लगेगा या तो WH वर्ड्स लगेगा। तो इफ लगाया क्योंकि WH वर्ड्स क्वेश्चन में ही नहीं थे। तो अब रिप्लाइड के साथ क्या लगता है? दैट लगता है, राइट? वो अगर कोटेशन मार्क्स हटाने तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? अब दैट, एक कंजंक्शन ऐड कर लिया, दैट द गवर्नर रिप्लाइड दैट। अब आ जाते हैं फिर से सेंटेंस पे कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज करना था वो हो गया। अब अगर आ जाए सेंटेंस पे, रिपोर्टिंग स्पीच पे आ जाए तो लिखा है नो प्रॉब्लम, ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम अरेंज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो अपने ओन सेल में है, खुद के सेल में है, मतलब वो अपने खुद के एक ही जेल में ही वो खुद पर्सन जो है जिसको भी एग्जाम देनी है वो जेल में अकेला ही है, वो एक पर्टिकुलर सेल में वो अकेला ही है। तो अब यहाँ पर जैसे लिखा था गवर्नर रिप्लाइड दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम, क्लियर हुआ? अब एज इट इज नो प्रॉब्लम नहीं लिखा जाएगा। मान लो ना कि तुम ही किसी को बता रहे हो इन दोनों की बातें, तो क्या ऐसा बोलोगे नो प्रॉब्लम? नहीं, पूरा बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? द गवर्नर रिप्लाइड दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम, कि गवर्नर ने क्या रिप्लाई किया? क्वेश्चन सेक्रेटरी ने पूछा था, क्वेश्चन जो है वो सेक्रेटरी ने पूछा था कि क्या तुम एक रूम अरेंज कर पाओगे? तो गवर्नर ने ऐसा रिप्लाई किया कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे नहीं प्रॉब्लम है कोई। क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे? द गवर्नर रिप्लाइड दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? तो नो प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? देयर वाज नो प्रॉब्लम, दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे दैट के बाद लिखेंगे देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, कि क्यों प्रॉब्लम नहीं है? चलो मान लेते हैं ना कि रूम वो अरेंज करवा सकते हैं, गवर्नर जो है वो रूम अरेंज करवा ही रहे, लेकिन फिर भी आगे जो ऐड किया हुआ है ना, ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। तो अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर कंप्लीट किया, द गवर्नर रिप्लाइड दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम सिंस, अब यहाँ पर एक वर्ड ऐड होगा सिंस, कि क्यों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस वो खुद का सेल है, वो खुद के सेल में अकेला ही रह रहा है, तो वहां पर बैठ के भी वो एग्जाम दे सकता है। क्लियर हुआ? उनके बोलने का तो यही मतलब बनता है कि गवर्नर जो है वो सेक्रेटरी को रिप्लाई कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंस ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ऐड किया कि प्रॉब्लम नहीं है सिंस ही वॉज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है? ही इज इन अ सेल ऑफ हिज ओन, तो ही तो वही रहेगा, ही तो चेंज नहीं होने वाला है, सिंस ही सेम ही आएगा। ठीक है, सिंस ऐड किया और ही लिखा। अब इसका क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, ही वॉज। ठीक है, ही का ही रहा, और इसका क्या हो गया? वॉज हो गया। तो अब उसके बाद का जो सेंटेंस है, इन अ सेल ऑफ हिज ओन, इन अ सेल ऑफ हिज ओन, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे पहले वाले सेंटेंस में था कि कुड अरेंज रूम वेयर द पर्सन कुड राइट हिज एग्जाम। तो ये क्या था? एज इट इज ही लिखा था हमने, अरेंज के बाद अरेंज अ रूम वेयर द, अब यहाँ पर सिर्फ द पर्सन और कैन का कुड हुआ। राइट हिज एग्जाम जो है वो एज इट इज ही रहा, सेम ही रहा, राइट? तो अगर यहाँ पर देखें कि सिंस ही वॉज, ही का ही रहा, वॉज का, इसका क्या हो गया? वॉज हो गया। तो इन अ सेल ऑफ हिज ओन जो है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ही वॉज इन अ सेल ऑफ हिज ओन। ठीक है, अब देखो सेकेंड लाइन भी जो थी, सेकेंड सेंटेंस जो था, जो गवर्नर ने रिप्लाई किया वो भी हो गया। अब थर्ड की तरफ बढ़े कि दैट्स फाइन। ठीक है, दैट्स फाइन। अब जैसे सेक्रेटरी ने तो उससे एक पर्सनल रूम मांगा था, एक अलग रूम मांगा था, लेकिन गवर्नर ने क्या बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रूम प्रोवाइड करने के लिए। फिर भी वो उसका सेल अकेला ही है, वो अकेले ही एक सेल में रह रहा है और कोई पर्सन नहीं है। तो अगर तुमको कोई सॉरी, यहाँ पर तो रह ही गया कि इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। अब जो गवर्नर है
गवर्नर जो है वो उसे क्या बोलता है, उसने बोला कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंस वो फिर भी एक अकेला ही है उसके सेल में, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो वो वहां पर अपने सेल में बैठ के एग्जाम दे सकता है। वो पूरा गवर्नर का सेंटेंस था, सॉरी कंप्लीट करना भूल गए। आ जाते हैं फिर से उस पे ही कि इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। अब ये वाले सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस दिया है उसे हमें इनडायरेक्ट में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा, लास्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, क्या लिखा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंस ही वाज इन अ सेल ऑफ हिज ओन, ठीक है, सेल ऑफ हिज ओन, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, अगर आपको ही कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो वो अपने सेल में ही बैठ के एग्जाम दे सकता है। तो अब जैसे हमने लास्ट कंप्लीट किया कि सेल ऑफ हिज ओन, वो खुद के बैठा है, अब उसे कंटिन्यू फिर से यहाँ से करना है। अब हिज ओन पे जैसे कंप्लीट हुआ, वहां से ही कंटिन्यू किया है, गवर्नर ने कंटिन्यू किया है, तो लिखेंगे कि हिज ओन। अब एंड करके लिखेंगे कि वहां पर अगर कंटिन्यूटी पे है, राइट, वो अपना सेंटेंस जो है उसकी जो बात वो रख रहा है, रिप्लाई कर रहा है, वो कंटिन्यूटी पे है, लिखा हमने एंड कि वो अपने सेल में ही है। एंड इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, तो इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, यू हैव का हो जाएगा देयर वेर, इफ देयर वेर क्या हो जाएगा, इफ तो इफ ही रहेगा, यू हैव का हो जाएगा देयर वेर नो ऑब्जेक्शंस, अगर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, ठीक है, सेम ही लिखा। यू हैव का क्या हो गया, सिर्फ देयर वेर हो गया कि इफ देयर वेर नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर। तो ही कैन, ही का ही रहेगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नो ऑब्जेक्शंस ही कुड, ठीक है, ही कैन, ही तो ही रहा और कैन का क्या हो गया, कुल्ड हो गया, तो कैन का हो गया कुल्ड, सिट फॉर द एग्जाम इन देयर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिट, ही कैन सिट फॉर द एग्जाम इन देयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गवर्नर का जो रिप्लाई था वो खत्म हुआ, ठीक है, गवर्नर ने जो रिप्लाई दिया था वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब फिर से जो है सेक्रेटरी बोल रहा है कि दैट्स फाइन। अब यहाँ पर देखो, कोई चीज मैंने आपको बोली, जैसे यहाँ पर गवर्नर ने उसे बोला कि हमें रूम अरेंज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने सेल में ही है, खुद के सेल में ही है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम वो वहां पर बैठ के, खुद के सेल में बैठ के ही वो एग्जाम दे सकता है। फिर सामने से सेक्रेटरी ने क्या रिप्लाई किया, क्या बोला कि दैट्स फाइन। तो मान ऐसा ही हुआ ना कि सामने जो सेक्रेटरी है एजुकेशन सेक्रेटरी, वो क्या हो गया, एग्री हो गया, ठीक है, एग्री हो गया। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर था दैट्स फाइन, अब ये कौन बोल रहा है, सेक्रेटरी बोल रहा है ना, सेक्रेटरी बोल रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू होगा द सेक्रेटरी अग्रीड। जो सेक्रेटरी था, जो सेक्रेटरी था वो एग्री हो गया, एग्री हो गया ना कि हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है। तो द सेक्रेटरी अग्रीड, एग्रीड। अब कैसे एग्रीड हुआ, बाय सेइंग द सेक्रेटरी एग्रीड। अब यहाँ पर दैट्स फाइन पे, दैट्स फाइन की जगह सिर्फ ऐसा नहीं लिखा जाएगा द सेक्रेटरी एग्रीड, नहीं, द सेक्रेटरी अग्रीड। कैसे एग्रीड हुआ, बाय सेइंग दैट इट वाज फाइन, बाय सेइंग, क्या बोला सेक्रेटरी ने, एग्री तो हो गया, द सेक्रेटरी एग्रीड बाय सेइंग, क्या बोल के एग्री हुआ, द सेक्रेटरी सेइंग, द सेक्रेटरी एग्रीड बाय सेइंग दैट इट वाज फाइन, दैट इट वाज फाइन, राइट। अब यहाँ पर सेक्रेटरी का जो भी रिप्लाई था वो एग्री हो गया, वो खत्म हो गया। अब लास्ट में जो है गवर्नर जो है लास्ट में ऐड कर रहा है, ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं ना कुछ, वहां पर वो एग्री हो गया, बात खत्म। लेकिन अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस एक्स्ट्रा दिया है, सिर्फ ऐड कर रहा है, जो गवर्नर है वो ऐड कर रहा है कि क्या बोल रहा है, वी कुड इजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इनविगिलेट। ये समझ आया कि वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं। उनका पहले सेक्रेटरी ने क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या रूम अरेंज करवा सकते हो, फिर गवर्नर ने रिप्लाई दिया, ठीक है, गवर्नर ने क्या रिप्लाई किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद के सेल में ही है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो वहां पर बैठ के एग्जाम देगा। फिर सेक्रेटरी ने रिप्लाइड किया दैट्स फाइन, ठीक है, दैट्स फाइन, वो एग्री हो गया, क्या बोल के कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर ये जो बोला गया है, अब वहां पर तो कन्वर्सेशन खत्म हो जानी चाहिए थी कि ठीक है वो दोनों अग्री हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है
ऐड कर रहा है, गवर्नर जो है वो ऐड कर रहा है। क्या चीज ऐड कर रहा है कि इजीली, अगर इजीली हो पाए, अगर वो चीज हो पाई तो हम जो है एक पर्सन, सेंट मैरी मैक्स एक प्लेस है, वहां से कोई पर्सन बोलकर उसको सुपरवाइज करने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या करना है अब यहाँ पर जो है, ये लास्ट लाइन जो है वो कौन बोल रहा है? गवर्नर बोल रहा है। क्लियर हुआ? गवर्नर बोल रहे हैं। यहाँ पर तो सेक्रेटरी ने बोल दिया, ठीक है, दैट्स फाइन। अब यहाँ पर अगर गवर्नर बोल रहा है तो क्या लिखेंगे? द गवर्नर देन एडेड, वो ऐड कर रहा है। कौन ऐड कर रहा है? गवर्नर। गवर्नर ऐड कर रहा है। द गवर्नर देन एडेड, एडेड दैट, क्या ऐड किया? दैट वी कुड, वी का क्या हो जाएगा? वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। कि दे could easily get one of the persons, तो वो पूरा जो है ये could easily get one of the persons, ये पूरा क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, ये पूरा सेम एज इट इज ही लिखेंगे। तो if they could easily, if they could easily get one of the persons from St. Mary Max to invigilate। क्लियर हुआ कि लास्ट टाइम, लास्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन जो है वो सिर्फ जो गवर्नर है ना वो ऐड कर रहा है, वो गवर्नर जो है वो ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? द गवर्नर देन एडेड, फिर गवर्नर ने ऐड किया, द गवर्नर देन एडेड दैट, ठीक है, दैट आ गया। एंड वी की जगह क्या हो गया? वी की जगह क्या हो गया? दे हो गया। वी की जगह क्या हो गया? इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वी की जगह क्या हो गया? दे हो गया। दे could easily get one of the persons from St. Mary Max to invigilate। अब ये जो है ये पूरा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ये पूरा जो है वो सेम ही रहेगा। तो जैसे फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखें, देखें हमने। अब एक लास्ट जो है एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते। तो जैसे सेकेंड हमने देखा, सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, एक और लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जहां पर अब देखो यहाँ पर जो है वो ऑथर है, ऑथर और एक यंग ग्रुप, यंग मैन का ग्रुप है, उनके उन दोनों के बीच में बातें हो रही थी, राइट, उन दोनों की कन्वर्सेशन यहाँ पर बताई गई। तो अब जैसे ऑथर जो है वो उनको एडवाइस कर रही है, यंग मैन का जो ग्रुप है उनको कोई चीज एडवाइस करी, सजेस्ट कर रही, सजेस्ट कर रही। तो अगर यही चीज आ जाए एग्जाम में, यही पैराग्राफ आ जाए, तो हम उसके कैसे, उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे? अगर जाए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, लिखा है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। आई आस्क, अब यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई कौन है? तो वो ऑथरस है, ठीक है, ऑथरस जो है वो आई है। वो उनको बोल, वो उनसे पूछती है, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। तो देखो यहाँ से जो है, यहाँ से जो है वो एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक फोरफादर्स, ठीक है, यहाँ तक जो बात हो रही है ये जो है इफ सॉरी आई जो है, आई से लेकर ये फोर फादर्स तक, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे। तो अगर पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर करें उसके बाद हम जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, राइट। आगे ही लिखा है even if we got organized we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged into the jail for doing something illegal, they say। अब यहाँ पर they say कौन है? they say जो लिखा हुआ है वो कौन है? अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेंटेंस था, सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है और they say तक। अब ये जो they say जो है, they say जो है वो क्या है? वो यंग मैन, ग्रुप ऑफ यंग मैन जो है, लोग जो है ग्रुप ऑफ यंग मैन वो बोल रहे हैं, वो उस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। There is no leader among them, no one could help them see things differently। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है वो ऑथर खुद ही बता रही, क्लियर हुआ? वो ऑथर जो है वो खुद ही बता रही। तो टोटल जो है वो 3 सेंटेंसेस है जिसे हमें इनडायरेक्ट में लिखना है फिर से। तो अगर फर्स्ट का ट्राई करें, फर्स्ट देखते हैं, हमें पता है पहले क्या चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। अब आई का आई रहेगा, आई जो है ऑथरस जो है वो सेम ही रहेगा। अब अगर क्वेश्चन तुम पढ़ो, क्वेश्चन सेंटेंस हम पढ़े, क्वेश्चन सेंटेंस अगर देखें तो क्या लिखा है? व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कि तुम क्यों खुद को एक कोऑपरेटिव, एक ग्रुप बनाकर तुम रह सकते हो, ठीक है, ग्रुप बनाकर तुम उस चीज के लिए लड़ सकते हो और बता सकते हो पुलिस को। वो क्या कर रही है? अगर मैं आपको यही चीज बोल रही हूँ, यही चीज मैं अगर आपको बोल रही हूँ तो वो क्या हुआ? एक सजेशन हुआ,
एक सजेशन हुआ। तो यहाँ पर ऑथरस जो भी है, जो ऑथरस है वो भी क्या कर रही है, सजेस्ट ही कर रही है। अब ग्रुप ऑफ यंग मैन को क्या कर रही है, सजेशन दे रही है, सजेशन दे रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम स्टार्ट करें, आस्क का क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा। यहाँ पर जो है आस्क का क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें आई सजेस्टेड, ठीक है, आई सजेस्टेड, आई सजेस्टेड, आज का क्या हो गया, सजेशन हो गया, सजेस्टेड, क्योंकि ऑथरस जो है वो क्या कर रही है, सजेशन दे रही है कि तुम क्यों ना एक ग्रुप बन जाओ, ठीक है, ग्रुप बन जाओ उस चीज के लिए एक साथ लड़ो। क्लियर हुआ। तो क्या लिखा हमने, आई सजेस्टेड। अब हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब पहले चेंज करें, तो पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है आई से लेकर फोर फादर्स तक, उसे अगर लिखें तो आई सजेस्टेड किसे सजेस्ट कर रही है, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। ऑथरस जो है वो किसे सजेस्ट कर रही है, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। सो आई सजेस्टेड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन। ठीक है, तो अब यहाँ पर यंग मैन के बाद क्या आ जाएगा, दैट, हमें पता है कि वो, ठीक है, क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। हु की जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। दैट हैड फॉलन, दैट हैड फॉलन, सॉरी, दैट हैड फॉलन। ठीक है, यहाँ पर सजेशन की बात हो रही है, जो ऑथरस है वो सजेस्ट कर रही है, तो हमने लिखा आई, आस्क की जगह क्या हो गया, सजेस्टेड। किसे सजेस्ट कर रही है, ग्रुप ऑफ यंग मैन दैट हैड फॉलन, that had fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो ये तो पूरा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर that had fallen किसके लिए बात हो रही है, किसे सजेस्ट कर रही है, वो पहले लिखेंगे। क्लियर हुआ कि जैसे आई सजेस्टेड अ ग्रुप ऑफ, अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि आई सजेस्टेड दैट दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, नहीं, पहले जो दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा जाएगा, फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे, राइट। तो अगर लिखें आई सजेस्टेड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, किसे सजेस्ट कर रही है, ग्रुप ऑफ यंग मैन जो एक साइकिल में, एक सर्कल में फंस चुके हैं, ठीक है, एक सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो अ ग्रुप ऑफ यंग मैन दैट हैड फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, ये सेम ही रहेगा, इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, राइट, यहां तक सेम ही रहेगा। अब फिर लेके अगर मिडिल मैन के बाद हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, तो जैसे यहाँ पर हु का हमने दैट किया, सेम ही हु का क्या करेंगे, दैट कर देंगे। मिडिल मैन दैट, फिर ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, वो सेम ही रहेगा, ट्रैप्ड, दैट ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखना था हमने लास्ट जो भी एग्जांपल में देखा, लास्ट जो दो एग्जांपल में देखे, जैसे फर्स्ट का देखा सोफी और जेफ के बीच में, राइट, और सेकंड वो सेक्रेटरी और गवर्नर। क्लियर हुआ। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहे थे, उसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच था, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो गया। अब फोर फादर्स, अब फिर से आ जाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच पे। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सजेस्ट क्या दे रही है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तो सजेस्टेड के साथ क्या लगता है, सजेस्टेड के साथ क्या लगता है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सजेस्टेड के साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे दैट, सजेस्टेड दैट, राइट, यहाँ पर सजेस्टेड दैट लिखते, लेकिन वो पूरा अगर हमें वर्ब कंप्लीट करना है कि किसे सजेस्ट कर रही है और क्यों कर रही है, पहले वो क्या कर रही है वो बाद में लिखेंगे कि आई सजेस्टेड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मतलब किसे सजेस्ट कर रही है और क्यों, अ, अ, किसके लिए सजेस्ट कर रही है, दैट हैड फॉलन इनटू द विशियस साइकिल दैट ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। दैट, अब यहाँ पर क्या आएगा, दैट के बाद रिपोर्टिंग स्पीच आएगी, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तो दैट दे, ठीक है, दैट यू का क्या हो जाएगा, दैट दे, ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, सॉरी, योरसेल्फ जो है, राइट, योरसेल्फ जो है, वहां पर वी की बात हो रही है, एक यंग मैन है, ग्रुप ऑफ यंग मैन है, तो क्या हो जाएगा, दैट दे
ऑर्गेनाइज, अब योर सेल्फ है, यहाँ पर योर सेल्फ है तो क्या हो जाएगा देम सेल्स, वो उनको सजेस्ट कर रही है, क्या हो जाएगा देम सेल्स इनटू अ कोऑपरेटिव, इनटू अ कोऑपरेटिव क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, ये जो है ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है कि जहां पर ऑथरस जो है वो उनको सजेस्ट कर रही, राइट। अब रिप्लाई कौन दे रहा है, अब बोल कौन रहा है, अब बोल कौन रहा है उस चीज को कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged up into the jail for doing something illegal। क्लियर हुआ, ये रिप्लाई कर रहे हैं कौन, दे से, यहाँ पर लिखा है दे से, तो एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल उनको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ तक तो खत्म हुआ कि वो ऑथरस जो है वो क्या बोल रही थी, क्या सजेशन दे रही थी और किसे दे रही। अब यहाँ से लिखेंगे कि however they replied, however उनके बाद दे रिप्लाइड, ठीक है। इफ वी, यहाँ पर जो है यंग मैन की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ यंग मैन है, कोई एक पर्सन नहीं है, कोई एक पर्सन नहीं है, सबने मिलके रिप्लाई किया, तो क्या बोलेंगे however they replied they if they got organized, गेट का क्या हो जाएगा गॉट हो जाएगा, राइट। ये दे, वी का क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, गेट का क्या हो जाएगा गॉट हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज्ड सेम ही रहेगा। इफ दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे, वी का अगेन दे होगा, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड के बाद जो वी लिखा है उसका अगेन दे हो जाएगा। क्लियर हुआ रहा हो रहा है कि क्या लिखा, हाउएवर दे रिप्लाइड इफ दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे वुड बी द वंस, आर द वंस के बाद आर द क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा वुड। यहाँ पे हमने लिखा कि इवन इफ दे, however they replied if they got organized, they would be ones who will का यहाँ पर सी, यहाँ पे जो will है ना, यहाँ पर जो will है, ये will का हमने किया आर, would किया, सॉरी आर का will नहीं किया, किसका would किया, will का would किया। तो यहाँ पे तो खत्म होता है कि जो ऑथरस ने उनको सजेस्ट किया। अब वो जो दे से है, मतलब यंग पीपल, यंग मैन जो है उनका ग्रुप जो है वो क्या रिप्लाई दे रहे हैं वो लिखना है, राइट। तो अब वो क्या रिप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज। अब इसे अगर इनडायरेक्ट में करें तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि हावेवर दे रिप्लाइड, ठीक है, दे रिप्लाइड, वो रिप्लाई कर रहे हैं उनके सजेशन का, ठीक है, उनके सजेशन जो ऑथरस ने उनको सजेस्ट किया उसका रिप्लाई कर रहे हैं। दे रिप्लाइड आएगा, क्यों, क्योंकि दे से उन्होंने बोला, यंग मैन है, ग्रुप ऑफ यंग मैन है, राइट। तो दे रिप्लाइड, रिप्लाइड के बाद क्या आ जाएगा दैट आ जाएगा, रिप्लाइड के बाद क्या आता है दैट आता है। जैसे सजेस्टेड के बाद, आई सजेस्टेड के बाद दैट लिखा गया यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे खत्म हुआ, तो दे रिप्लाइड दैट, क्लियर हुआ, दे रिप्लाइड दैट इवन इफ, ठीक है, इफ जो है वो एज इट इज ही रहेगा, इवन इफ वी गॉट जो है, वी क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, इवन इफ दे, गेट का क्या हो जाएगा गॉट हो जाएगा, इवन इफ दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज्ड सेम ही रहेगा, इवन इफ दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड, फिर आता है वी अगेन, इवन इफ दे ऑर्गेनाइज्ड, दे वुड बी टारगेटेड, और अब देखो यहाँ पर हमने वी का क्या किया, यहाँ पर जो कॉमा करके वी था, ऑर्गेनाइज के बाद वी जो था उसका हमने किया दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे वुड बी, अब यहाँ पर विल का क्या हो गया, विल का क्या हो गया विल बी हो गया, कि दे विल बी ट्रैप्ड या तो हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ये पूरा सेम रहेगा। अब यहाँ पर सी क्या चेंज किया हमने, विल का क्या किया वुल्ड किया, वी का क्या कर दिया वुल्ड किया, ठीक है। तो दे वुल्ड hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, ये पूरा क्या रहेगा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पूरा एज इट इज ही लिखेंगे कि they would hauled by the police, ठीक है। फिर सेंटेंस कंटिन्यू ही हो रहा है, beaten and dragged to jail,
beaten and dragged to jail. आगे सेम कंटिन्यू ही करना है जेल के बाद. फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. क्लियर हुआ. अब दे से जो था रिपोर्टिंग वर्ब को अगर पहले करना है, हमने देखा पहले क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, राइट. तो दे से मतलब हावेवर दे रिप्लाइड, से का क्या हो गया, रिप्लाई हो गया, क्योंकि वो रिप्लाई कर रहे हैं. क्लियर हुआ. तो दे रिप्लाइड, रिप्लाइड के साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा, और जो भी उन्होंने रिप्लाई किया होगा वो, राइट. तो अब उनका जो उन ऑथरेस ने उनको सजेस्ट किया, फिर यंग मैन का जो ग्रुप था उन्होंने उनको रिप्लाई दिया. अब लास्ट में ये जो है, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन कुड हेल्प देम, दे देम सी थिंग्स डिफरेंटली. अब ये जो लाइन है, ये ऑथरेस जो है वो खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है, खुद ही बोल रहे हैं, तो ये भी एज इट इज ही लिखा जाएगा, राइट. तो अगर लिखे कि देयर इज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा. देयर इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा. ये इस जो है उसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा. कि देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन, अब नो वन, सॉरी नो लीडर है, राइट, सॉरी. क्या हो जाएगा, देयर वॉज नो लीडर अमोंग देम, देयर वॉज नो लीडर अमोंग देम, लीडर अमोंग देम टू हेल्प, टू हेल्प. कि अगर ये कन्वर्जेशन समझे कि ऑथरस जो है वो उनको यंग मैन के जो ग्रुप है, ठीक है, यंग मैन का जो ग्रुप है उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम एक साथ क्यों नहीं आ जाते हो, एक साथ आके उस चीज की लड़ाई, उस चीज के लिए लड़ाई करो. तो वो रिप्लाई क्या करते हैं, वो रिप्लाई ऐसा करते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाए, हम अगर ऑर्गेनाइज हो भी जाए, ग्रुप बन भी जाए, लेकिन फिर भी गलत, गलत कौन होगा, हम ही. पुलिस को गलत कौन लगेंगे, हम ही लगेंगे, कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, राइट. यहाँ तक उनकी कन्वर्सेशन हो रही है. तो वो ऑथर ऐसे ही बता रही है कि उनमें ना देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, वो यंग मैन में जो उनका ग्रुप जो है ना, उनमें कोई लीडर नहीं है, उनमें कोई लीडर नहीं है हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. तो उसे तो एज इट इज ही लिखा जाएगा कि देयर वाज नो लीडर अमॉन्ग देम टू हेल्प, टू व्यू थिंग्स डिफरेंटली. ठीक है, टू हेल्प, यहाँ पर लिखा जाएगा टू हेल्प देम सी, टू हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. वो तो सेम एज इट इज ही लिखेंगे. क्लियर हुआ. थर्ड एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर दिया. तो अगर ऐसे ही सेम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, राइट, और एग्जाम्पल्स क्लियर करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक लिंक प्रोवाइडेड है जिसमें ऐसे ही सेम एग्जाम्पल सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं, तो गो थ्रू इट, राइट. तो जैसे आज हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश ग्रामर में देखा, उसके रूल्स देखे, थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व किए कि कैसे एग्जाम में आ सकता है, वैसे ही जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू.